सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिस एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में बताता हूं। आइए सबसे पहली और बड़ी खबर जानते हैं। देश सबसे ऊपर तो भारत पर एक और बड़ी मुसीबत, मोदी और ट्रंप की दोस्ती का नुकसान हम सबको उठाना पड़ रहा है। लंबी लंबी बकैतियां थी, गोदी मीडिया की तारीफें थी, फर्जी पैसा देकर मोदी तारीफ करवा रहे थे दोस्ती की, और आज वो ट्रंप से दोस्ती भारत को कितनी भारी पड़ रही है आप सोच नहीं सकते। ट्रंप हर दिन हरामी बिस्तर से उठता है और हमारे देश पर पाबंदी लगाने की बात करता है, यूरोपीय यूनियन पर प्रेशर बना रहा है और दूसरे देशों को हमसे दूर कर रहा है। मोहतरम हजरात, अब एक नई चीज सुनिए। S-500 भारत रूस से खरीदने की तैयारी में है और इंशाल्लाह हम खरीदेंगे, लेकिन आप यह जान लीजिए कि भारत पर पाबंदी 100% लग जाएगी। कैसे? जब S-400 तुर्की को दिया रूस ने, तो तुर्की पर अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी। वो पाबंदी थी कैटसा। ये एक ऐसी पाबंदी है, स्पेशली ये इसलिए बनाई गई कि जो भी रूस का S-400 खरीदेगा हम उस पर ये लगाएंगे। यह अमेरिका की दादागिरी वाला बैन था। लंबे समय तक रूस पर यह पाबंदी लगी रही। इसकी वजह से कई अमेरिकी कंपनियां और कई सारे जो बिजनेस का नुकसान उन देशों को होता है, यानी एक तरह से बाइकआउट अमेरिका कर देता है। अब आपको बता दूं कि यही जो कैटसा है पाबंदी, S-500 जो भारत खरीदने की तैयारी में है, अगर भारत खरीदने की तरफ आगे बढ़ता है तो यही पाबंदी भारत पर लगेगी, जो कि तगड़ा नुकसान देगी। यह है मोदी का दोस्त। और वहीं आपको बताना चाहूंगा, यूरोपीय यूनियन पर प्रेशर बना रहा था ट्रंप कि भैया 100% पाबंदी लगाओ भारत पर। लेकिन अंदर की सुकून वाली खबर यह है कि EU के कुछ अंदर के जो मेंबर हैं उन्होंने बताया है कि भारत पर यूरोपीय यूनियन पाबंदी लगाएगा नहीं। ट्रंप की एक तरफा बात भारत के खिलाफ यूरोप सुनेगा नहीं। दुनिया में अलग अलग तरह के दोगले लोग होते हैं। दोगले लोगों का भारत और दूसरे देशों में पाया जाना अजीब नहीं है। बड़े बड़े नेता भी दोगले होते हैं। ये दोगले जैसी नीति आइए आपके सामने मैं क्रैक करता हूं। माजरत चाहूंगा कि जुकाम से पीड़ित हूं, दुआ कीजिएगा। जुकाम खांसी हो जाती है तो बोलने बड़ी तकलीफ होती है। हजरत, ये अच्छा, दोनों नाक बंद हो और पाद आ जाए आदमी का तो समझ में नहीं आता है कि ये वो हवा निकलेगी कहां से। चलिए, मजाक मजाक में हम कुछ ही बोल देते, दिल पे मत लीजिएगा। खाना ना तो नहीं खा रहा था कोई कोई बात नहीं, तो अभी तो आती है रेड। चलिए, एक तरफ यूरोप पर, अभी परसों की खबर है, यूरोप पर प्रेशर बना रहा था ट्रंप कि भारत पर 100% टैरिफ लगाओ, खुद 50% टैरिफ लगा रहा है, भारत के विरोध में बातें बोल रहा है। ट्रंप का नेता जहर उगल रहा है, रोज जहर उगल रहा है। यहां तक कि ट्रंप के नेता ने यह तक कहा, कल मैंने बताया था और दिखाया भी था, वो कह रहा है कि बहुत जल्द भारत टेबल पे आएगा, सॉरी बोलेगा, भीख मांगेगा कि हमसे डील कर लो। अगले दिन ट्रंप ट्वीट करता है, यह सारा जहर उगलने के बाद, कि मैं बहुत जल्द अपने एक दोस्त से बात करने वाला हूं, मोदी से, और हम एक अच्छे दोस्त हैं और हमारा वो साथी है देश, यानी। तो दोगलापन यहां देखा आपने। पूरे महीने ये भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा और अब कह रहा है कि हम, और इधर भारत को ये दोस्ती की बात करके दोबारा से दूसरे देशों से कह रहा है कि भारत पर पाबंदी लगाओ। अब यहां पर एक दोगले की बात हो गई। आइए अब इसका रिप्लाई पढ़िए। रिप्लाई में मोदी जी ने ट्वीट करके जवाब दिया कि मैं इंतजार कर रहा हूं, बेहतर डील के लिए हमारी टीमें बात कर रही हैं, हम एक बेहतरीन पारी निभा सकते हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यहां पर अगर कोई और होता तो कहता हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर यहां पर कोई और होता तो कहता कि पहले तो आप टैरिफ हम पर से हटाओ। इसके अलावा कोई और होता तो यह कहता अमेरिका से कि सुनो, तुमने दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदी 2 देशों में लगाई
और वो पहले हम हैं। टैरिफ भी लगाया और पेनल्टी भी लगाई, तो या तो टैरिफ हटाओ या पेनल्टी हटाओ या दोनों हटाओ, इतने अच्छे दोस्त हो तो। अगला इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा है, सामने वाला गरिया के फिर जरा सा पुचकार दे रहा है, तो आगे वाला आदमी जो है अंगूठा चूसते हुए हर चीज में राजी हो रहा है। अमेरिका चलता है 90%, अमेरिका जो चलता है हथियारों के बेचने से जो पैसा कमाता है, उससे अमेरिका की पॉलिटिक्स चलती है और अमेरिका की सरकार चलती है। यह ससुरे दूसरे देशों को भिड़वाते हैं, दोनों को हथियार बांटते हैं, बेचते हैं और मजे लेते हैं। अब देखिए, भारत पर जहर उगलने के बाद यह रही रिपोर्ट, अमेरिका एक टीम भेजने वाला है कि भारत को अपने P-8 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और भी बेचे जाएं। अब एज अ इंडियन आपको क्या लगता है, हमको क्या अमेरिका से ये हथियार, ये एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए, या फिर हमारे पास जब उससे बेहतर ऑप्शन रशिया है या फ्रांस है, उससे डील करनी चाहिए? उधर मोदी जी चाइना जाकर चाइना को सुरा के आ गए। अब चाइना घुसने लगा भारत में। चाइना की जो ईवी व्हीकल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, BYD कार की कंपनी, वो भारत की मार्केट में घुसने को तैयार है। अब सीधी बात जान लो, चाइना का माल सस्ता और देखने में बहुत बढ़िया। BYD की गाड़ी अगर भारत में आएगी, ऊपर से वो इलेक्ट्रिक है, तो इससे जो भारत की दूसरी खुद की कंपनियां हैं भारत की, उसको सीधा नुकसान होगा कि नहीं होगा? अब कोई मोदी जी से पूछे, वो मोदी जी एक कबूतर निकाला था आपने अपनी टोपी में से, उसको नाम दिया था आपने आत्मनिर्भर, कहां गया वो? अब सुनिए, मोदी जी पुचकार के आ गए, सब कुछ नॉर्मल करने की तैयारी में हैं, हम तैयारी में हैं नॉर्मल करने की। दूसरी तरफ यही मोदी सरकार चाइना से रेयर अर्थ मिनरल लेने के बजाय म्यांमार के जो रेबल्स हैं उनसे इंपोर्ट करना, उनसे लेना चाहते हैं कि चीन से लेना ना पड़े। अरे भाई, अपना स्टैंड तो क्लियर कर लो कि तुम चीन के साथ हो कि नहीं। अगर हो तो भाई दिल साफ करो, साथ में काम करो। अब ये क्या चीन को पता नहीं चलेगा कि तुम उसका रेयर अर्थ मिनरल छोड़ के तुम किसी और से ले रहे हो? ये है विदेश नीति हमारी, समझ में नहीं आ रही भाई मेरे। और विदेश नीति का डंका तो सारी दुनिया में बज रहा है। आपको पता है 2025 के अंदर ही भारत के 80% स्टूडेंट्स का वीजा रद्द कर दिया है कनाडा ने। चले हैं विश्व गुरु बनने। एक नाम सुनिए, बच्चे नोट कर लें, चार्ज एम्पलीफायर। सुनने में सिंपल नाम है, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है, इसके बिना फाइटर जेट नहीं बन सकता। अब मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा कि ये क्या होता है, इसे क्यों होता है, अनाला फलाना धमाका, लेकिन ये पार्ट भारत नहीं बनाता। और डेनमार्क ने, हम डेनमार्क से पहले लेते थे, डेनमार्क ने इस पार्ट पर बैन लगा रखा था, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा MK1 फाइटर जेट अपग्रेड नहीं हो रहा था और हम जल्दी बना नहीं पा रहे थे। हमारी एयरफोर्स को तकलीफ हो रही थी, बहुत इंतजार करना पड़ रहा था। डेनमार्क ने अब वो पार्ट भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए शुरू कर दिया है, पाबंदी हटा दी है। अब इससे फायदा यह हुआ भारत को सीधा कि अब भारी मात्रा में भारत वो पार्ट तेजी से, यानी इंजन चार्ज एम्पलीफायर भारी मात्रा में भारत खरीदेगा, अपने फाइटर जेट में दनादन लगाएगा और हमारे फाइटर जेट तैयार। नेपाल के भ्रष्ट प्रधानमंत्री ओली ने, इसको भी सूतना चाहिए था भाई, ये हत्ते नहीं चढ़ा बस। इसने करप्शन छुपाया, अपनी औलाद, ये जो अमीरों की नेताओं की औलाद विदेश में मुजरा कर रही हैं और अय्याशी कर रही हैं, जिस पर नेपाल की आवाम भूखी बैठी थी, इन तमाम मुद्दों को दबाया और बयान दिया कि ये सब कुछ जो आज सरकार पलटी है, मेरे खिलाफ जो चीजें की गई हैं, इसके पीछे सिर्फ भारत है, क्योंकि मैं ऐसा राष्ट्रवादी पहला प्रधानमंत्री था। रिपोर्ट ये देखिए कि मैंने प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ है नहीं माना। मैंने ये नहीं माना कि भारत में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। मैंने हमेशा कहा नेपाल में लॉर्ड श्री राम पैदा हुए, और मैं ही वो व्यक्ति था जिसने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के इलाके को
खुल्लम खुल्ला कहा कि वो भारत का नहीं हमारा है। जब मैंने इतनी ईमानदारी से अपनी राष्ट्रवादी बातों को रखा तो हमारी सरकार गिरा दी गई, यानी भारत ने सरकार गिरवाई। भाई साहब, ये आदमी मेरे तो छोड़ो यार, नेपाली भाइयों के हत्थे चढ़ जाए सारी चर्बी निकाल देंगे इसकी। आइए भाई, बहुत नेता सूते गए हैं। वायलेंस का हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन क्या करें। तस्वीर देखिए, यह नेपाल की पार्लियामेंट है, फूंक दी गई है। मैं दिखा भी चुका हूं, स्पेशल अपडेट भी मैंने दिया था आप लोगों को। फूंक दी गई है भाई। देखो, यह हाल होता है जब देश का प्रधानमंत्री सिर्फ देश के अमीरों के लिए काम करता है, पूंजीपतियों के लिए काम करता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करता है। यह हाल होता है उन सरकारों का, और जनता यह हाल उनका करती है जो झूठे वादे करते हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। उधर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से वीडियो कॉल पर बात की है और धमकी दी है और साफ कहा है कि ताइवान के मुद्दे से दूर रहिए। लीजिए, उधर पाकिस्तान और चाइना के बीच नया एग्रीमेंट। CPEC प्रोजेक्ट के अंतर्गत $7 बिलियन खर्च करके दोनों एक दूसरे देशों के बीच रेल की पटरियां बिछाएंगे। अब सुनिए, चाइना का एक और दुश्मन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फैसला किया है $1.1 बिलियन खर्च करके अंडर वाटर वो चीन के खिलाफ ड्रोन बनाएगा। उधर रशिया ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, बना दिया है पहला खतरनाक टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट, खुद के फाइटर जेट से भी ज्यादा खतरनाक। उसने Su-57 का एक नया वर्जन Su-57M1 जेट बना लिया है, जो अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री अचानक से पाकिस्तान पहुंच गए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। उधर चाइना ने दिखाया एक और सस्ता और किफायती ड्रोन जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। वहीं अमेरिका का आतंक जारी है। इलाके में वेनेजुएला की एक और बोट पर अमेरिका ने आतंकी हमला किया है। अमेरिका ने एक हफ्ते में 2 बार वेनेजुएला को निशाना बना लिया है और वेनेजुएला को लगभग चारों तरफ से अमेरिका ने घेर लिया है। कभी भी हम सुनेंगे कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है। उधर फ्रांस में अभी भी हालत बेकाबू है, कंट्रोल पूरी तरह से पाना मुश्किल है। हालांकि सरकार अभी नहीं गिरी है। इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी मनमानी करते हुए प्रधानमंत्री बदल दिया है। इसी वजह से जनता और गुस्से में है। अब कुछ मंजर आप फ्रांस के देखिए, द बर्निंग फ्रांस। cochons. Ah, les cochons. Quel enfer.
हजरात एक और कांड हो गया है, माजरत के साथ, अलग से नहीं बता सकता था, समय की बर्बादी होती, और आपका समय बचाने के लिए एक बड़ी खबर, रूस के 19 ड्रोन पोलैंड घुस गए। जी हां, पोलैंड घुस गए और इन ड्रोन्स को पड़ोसी देश, सहयोगी देश नेदरलैंड ने मार गिराया। कई ड्रोन को F-35 फाइटर जेट उड़ाकर नेदरलैंड ने मार कर गिराया है कि पोलैंड का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी पोलैंड के कई इलाकों में रूस के ड्रोन जाकर गिर गए। अब रशिया ने कहा है कि देखिए ये एक गलती है, ऐसा कोशिश करेंगे कि आगे ना हो, और हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि हम दूसरे देश पर हमला करें। रशिया बात करने को राजी है और हो सकता है जल्दी बात हो जाए। पोलैंड का कहना यह है कि नेटो जल्द आर्टिकल 5 जारी कर दे। आर्टिकल 5 का मतलब यह है कि अगर आर्टिकल 5 जारी कर दिया कि हाँ भाई हमने आर्टिकल 5 एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर नेटो का कोई एक मेंबर है, तो नेटो के किसी एक मेंबर पर हमला हुआ तो माना यह जाएगा कि सारे नेटो के मेंबर पर हमला हुआ, और फिर सब मिलकर दे दनादन दे। हाँ, तो वो वैसे इतना आसान नहीं है कि आर्टिकल 5 जारी हो जाए। हजरात हालात कितने खराब हैं ये आपको पता है, हर जगह के हालात खराब है। भारत के तो और हालात खराब है, भारत में हमारी कौम के और हालात खराब है भैया, इतनी हालत खराब है। अच्छा, जो हमारी कौम में हिम्मत करके जो अच्छे काम कर दे और हिम्मत करके अच्छे काम करने के लिए आगे आता है, हमारी कौम के नौजवान, हमारी ही कौम, हमारे ही मुसलमान उसकी ऐसी तैसी करने में लग जाते हैं। हजरात सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए हैं जो शायद हमको पता भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ऐमन रिजवी की। भाई चेहरा देख लीजिए, इस महिला ने इस मुल्क के लिए, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों, पूरी कौम के लिए, पूरे देश के लिए, इस पूरे भारतवासियों के लिए, गरीबों के लिए पता नहीं कितने काम किए। दर्जनों FIR, कई हमले, पुलिस थाना। अल्लाह अकबर। कौम ने इस औरत को क्या दिया, क्या दिया? पूछ, आपने क्या किया इनके लिए? मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, मुझे तो घंटा हमें तो भूल जाइए आप। मैं तो अपनी बहन के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। भाई पता है क्या हुआ है, इनके नंबर पर गंदे गंदे मैसेज आना शुरू होते हैं, आशिकी वाले, प्यार मोहब्बत वाले। सोचिए, अगले इंसान को डर भी नहीं है कि भैया वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हिंदुस्तान में लाखों उनके चाहने वाले हैं, हमारा होगा क्या? हमारे गांव पर जब लट चलता है, यही औरत बचाती है, यही औरत बोलती है, ऐसे ही कुछ लोग सामने, हम कर क्या रहे हैं? बोलो आई लव यू, मतलब मैं कुछ चीजें ना पढ़ूं तो ज्यादा बेहतर है। कॉल मी, एक सिंगल फोटो भेजो ना प्लीज। अब ये कह रही हैं रात में परेशान मत कर, मैं ऐमन रिजवी हूं। ये बेचारी सोच रही है कि इन बच्चों से गलती तो नहीं हो रही, ये मुझे कोई और तो नहीं समझ रहे। इन्होंने अपनी वीडियो भेजी, देख मैं ये एक्टिविस्ट हूं जो बाइट दे रही है, फिर भी भाई साहब कोई नहीं। ये कहती हैं रात को परेशान करने के वजह से अब नंबर पुलिस स्टेशन में दे रही हूं। कहता है कोई नहीं, मोहब्बत जेल ले जाए तो क्या हुआ? अब जब ऐमन रिजवी थोड़ा सा रिसर्च करती हैं, नाम वाम निकालती हैं, अच्छा रील भेजी जा रही थी इनको प्यार मोहब्बत वाली। अब जब इन्होंने इंस्टाग्राम पर थोड़ी रिसर्च करी तो नाम आया फैजान किंग। इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है भैया, royal_फैजान_तुर्क_777। जिस नंबर से मैसेज आ रहा था उस नंबर पर जो डीपी लगी थी या स्टेटस लगा था, वो बहन ने ये दिखाया है, हमें स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूं। कहने का मतलब है उन्होंने जो खुद अपने एंड से रिसर्च करी तो ये संभल के लड़के हैं, मुसलमान। अरे मुसलमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें किसी एक्टिविस्ट, किसी मुसलमान से ही तकलीफ है, खुन्नस है तुम्हें, तो इतना गिर जाओगे? इतना? अबे हिंदुस्तान के हालात तो देख लो, अबे अपना पिछवाड़ा तो चेक कर लो, आए दिन लठ बजता है तुम पे।
जो तुम्हारे लिए बोलता है। अच्छा चलो ठीक है भाई, चलो ये कौन सा दीन है, कौन से इस्लाम है भाई तुम्हारे ये? अरे कुछ तो तरबियत तुम्हारे माँ बाप ने दी होगी। लेकिन कहे क्या भाई, मुसलमान लड़कियां भाई मुजरा कर रही हैं, रील पर मुजरा कर रही हैं, बुर्का पहन के भी मुजरा कर रही हैं। लौंडों को देख लो, अभी शर्मगाह में ठीक से बाल भी नहीं आते होंगे, बाल पे रिबॉन्डिंग स्ट्रेटिंग करा के हो दोस्त की कार मांग के। बेरोजगार भिखारी, लौंडियाबाजी के अलावा कुछ इनसे आता नहीं है। इनसे चार बातें पूछ लो देश के अंदर की ही, कि बता वहां पर क्या हुआ, बता इस जगह पर क्या हुआ, कुछ खबर है कि देश में चल क्या रहा है? तो झटुल्लों को कुछ पता नहीं होगा। अयमन रिजवी चले हैं छेड़ने, बताओ तो। वो अगली औरत बर्दाश्त इसलिए कर रही कि मुसलमान ही है, बहक गए हैं। इतना क्या बहकना भैया। एक बात बताऊं, मैं बहुत खतरनाक हुई चीज में, मैंने बहुतों को ठीक किया है। मैं अगर पीछे पड़ गया ना, ये जो भी हैं सीधा सीधा सुन लो, मैं अगर पीछे पड़ गया ना, सालो हाई कोर्ट तक खींचूंगा, पिटवाऊंगा भी ज्यादा और घसीटवाऊंगा भी ज्यादा, और वो भी लीगल तरीके से। कितना बड़ा हो कोई भी हो, अयमन रिजवी या हमारे कौम की, हमारे मुल्क की, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर मेरी कौम, मुसलमान नामी व्यक्ति अगर ऐसी हरकत करेगा तो फिर इस्लामी हिसाब से सजा देने में मैं यकीन रखता हूं। ज्यादा बोलूंगा नहीं, ज्यादा समझाऊंगा नहीं, यह मेरी तरफ से मोहब्बत से लास्ट वार्निंग है, वरना डंडा इतनी अंदर जाएगा कि मुंह से बाहर आएगा। लिहाजा कौम से मेरी अपील है, जो आपके लिए बोले अपनी जान हथेली पर रखकर, कम से कम अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी इज्जत से खेलो नहीं। इस रिपोर्ट को यहीं खत्म करते हैं। शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।